वेलकम दोस्तों। आप सभी जुड़ गए हैं मार्क फॉर क्राइम चैनल पर, जहां आप सच्ची घटनाओं पर आधारित एक से बढ़कर एक कहानियां सुनेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो द लुसाका स्ट्रेंगलर नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार ज़रूर देखें। Three 911, address of the emergency. Yes. My son just called me, and he told me oh my God, North Carolina, he killed his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby. Okay, ma'am, listen to me. What's your name? आइए चलते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की तरफ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है यूएसए में एक इंसेस्ट मर्डर की। इंसेस्ट का मतलब होता क्या है? जब कोई पुरुष अपने खून के ही रिश्ते वाली महिला यानी अपने सगे के साथ ही रिलेशन बनाता है। इस तरह का रिलेशन न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी एक संगीन अपराध माना जाता है। आज कुछ देशों को छोड़कर, जैसे स्पेन, रसिया, साउथ कोरिया, जापान और फ्रांस, ऐसा संबंध गैर कानूनी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम स्टीवन प्लाडन था। उसने एलिसा से शादी की थी और फिर बाद में अपनी बेटी से ही शादी कर लिया, और जो फिर हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुवार की सुबह 8:52 पर स्टीवन प्लाडन की मां 911 इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और रोते हुए बताया कि कुछ देर पहले मेरा बेटा स्टीवन ने मुझे कॉल किया था और वो बोल रहा था कि उसने अपने बेटों को मार डाला है और अब केटी और उसके गोद लेने वाले माता पिता को भी मारने जा रहा है। जब एक गोद ली हुई बेटी अपने असली माता पिता के साथ एक बार फिर से रहने का फैसला करती है तो उसे ये नहीं पता था कि यह उसके जीवन का सबसे बुरा फैसला साबित होगा। हालांकि हो सकता है कि वह अपने इस परिवार के साथ इस रिश्ते को फिर से मौका और उनसे जुड़ना चाहती होगी, लेकिन यह रिश्ता और भी खराब होने वाला था। इंग्लिश में एक कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन इस कहानी के बारे में बात करेंगे तो यह प्रूफ हो जाएगा कि पिता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता है। आइए चलते हैं कहानी में। एक 20 साल का नौजवान स्टीवन प्लाडन एक कम उम्र की लड़की से इंटरनेट पर मिलता है। स्टीवन उस लड़की से मिलने के लिए अपने घर न्यूयॉर्क से टेक्सास तक का जाने का फैसला करता है। यह 1995 की बात थी, जब लड़की सिर्फ 15 साल की थी, जिसका नाम एलिसा था। उनके पेरेंट्स ने इनके मिलने का विरोध भी नहीं किया, जबकि एलिसा उस समय महज एक बच्ची थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को जारी रखा और स्टीवन के मिलने के 2 साल बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई। जनवरी 1998। 17 साल की एलिसा प्रसव पीड़ा में चली गई और अपने जल्द ही होने वाले पति स्टीवन के साथ मिलकर इस दुनिया में एक छोटी सी प्यारी लड़की का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने टेनिस रखा। पर एलिसा को ये नहीं पता था कि उसका पति अपने नवजात बेटी टेनिस के साथ शारीरिक शोषण करेगा और उसे प्रताड़ित करेगा। एलिसा के अनुसार वह अपने नवजात बेटी टेनिस को इतनी जोर से चुट्टी काटता था कि उसके शरीर पर निशान हो गए थे। इतना ही नहीं, वह उस बच्ची को फ्रिज में रख देता था और एक
हैवान की तरह जब तक इंतजार करता था जब अंदर का ऑक्सीजन लगभग खत्म ना होने वाला हो, तब उस बच्ची को बाहर निकालता था। उसके इस चरित्र से एलिसा परेशान हो गई थी और उसने एक ऐसा फैसला लिया जो एक माँ के लिए सबसे कठिन था। एलिसा अपनी 8 महीने की बच्ची को अनाथ आश्रम को सौंप दिया ताकि वह बच्ची जीवित रहे और खुश रहे। स्टीवन और एलिसा की बेटी डेनिस को एंथनी और कैली फुस्को ने गोद लिया, जिन्हें बहुत दयालु और खुले दिल के लोगों बताया गया था। उन्होंने बच्चे का नाम कैटी रखा। वे कैटी को अपने घर डोवर न्यूयॉर्क ले गए, जहां वह एक अच्छी जिंदगी बिता सकती थी। स्टीवन और एलिसा अभी साथ ही रह रहे थे और केटी के गोद लेने के 10 साल बाद ही उनके घर में एक और बेटी हुई। एलिसा महसूस की कि अब वह बड़ी और मैच्योर हो गई है तो वह अपने बच्चों का परवरिश करने में सक्षम है। उनके कुल 2 बच्चे थे, दोनों बेटियां थीं। उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश की। इसकी वजह से उनके बीच तनाव बढ़ गया था। एलिसा ने बताया कि उसका बुरा पति का पागलपन वाला व्यवहार जारी रहा। गुस्से में घर के सामानों को नष्ट करता और दीवारों में छेद करता। स्थिति और बुरी हो गई जब स्टीवन 8 वर्षों में एक भी स्थिर नौकरी नहीं कर पाया। एलिसा के कंधों पर 2 बच्चों का परवरिश का बोझ उसने दे दिया था। स्टीवन का यह अचानक मूड बदलने वाला व्यवहार उसके पत्नी के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया था। एलिसा ने स्टीवन का असली चरित्र बताते हुए कहा कि वह बिल्कुल अलग था। उसका मूड कब बदल जाता और अपने बच्चों के सामने ही तोड़-फोड़ शुरू कर देता था। स्टीवन और एलिसा की लाइफ में खुशियां तब वापस आई जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज आया। यह मैसेज उनकी पहली बेटी केटी के द्वारा आया था, जो अब 18 वर्ष की हो गई थी। केटी ने अपने असली माता पिता का पता लगाने के लिए इंटरनेट की मदद ली थी और उनका पता लगाने में सफल भी रही। केटी अपने आगे की पढ़ाई के लिए कला अध्ययन में कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही थी, पर इन संदेशों के आदान प्रदान के बाद उसने यह योजना बदल दी। इसके बजाय वह अपने बायोलॉजिकल माता पिता और छोटी बहनों के साथ रहने का फैसला लिया। केटी के एडॉप्टिव माता पिता एंथनी और कैली फुस्को उसके इस फैसले से थोड़ा परेशान थे, पर उन्होंने फैसला किया कि केटी अब मैच्योर हो गई है, वह अपना फैसला खुद कर सकती है। जब केटी स्टीवन के आसपास होती थी तो स्टीवन का व्यवहार बदल जाता था। स्टीवन अपनी खुद को जवान दिखाने की कोशिश करने लगा, अपने दाढ़ी शेव कर लिया और अपना रंग ढंग बदल दिया। केटी और स्टीवन के बीच बढ़ती नई रिलेशन दिखती हुई एलिसा ने केटी को उसके दुर्व्यवहार का खुलासा करने की आवश्यकता महसूस हुई कि जब वह बहुत छोटी थी तो कैसे उसके पिता उसे प्रताड़ित करता था। लेकिन इस खबर को सुनकर केटी परेशान नहीं हुई, बल्कि दोनों पिता और पुत्री और भी करीब आ रहे थे। स्टीवन और केटी के बीच एक अजीब मोड़ तब आया जब 40 साल का स्टीवन बेटी के कमरे में फर्श पर सोने लगा। इन सब चीजों को देखती हुई एलिसा ने स्टीवन से पूछा, तुम्हें केटी के कमरे में सोने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और इसे सुनकर स्टीवन झगड़ने लगा और घर से बाहर चला गया। स्टीवन का अपनी बेटी के प्रति स्नेह समान स्थिति को पार कर गया था और उन्हें अब प्यार हो गया था। नवंबर 2016 अभी भी अपने पति और बेटी के अंतरंग संबंधों से अनजान एलिसा वहां से चली गई और तलाक के लिए अर्जी दी। उसने अपनी 2 बेटियों को भी साथ रखने का फैसला किया, लेकिन केटी स्टीवन के साथ घर में रही। अब उनके रास्ते में कोई नहीं था। स्टीवन और केटी अपना अनाचरणपूर्ण रिश्ते को जारी रखते हैं।
अगले महीने मई तक एलिसा को पता चल जाएगा कि उसका पूर्व पति स्टीवन और सबसे बड़ी बेटी केटी के बीच के स्नेह का असली राज क्या है। यह एक धमाके की तरह डायरी होगी जो एक अप्राकृतिक संबंधों का खुलासा करेगी। यह डायरी स्टीवन और एलिसा की 11 वर्षीय छोटी बेटी के द्वारा लिखा गया था। वो बच्ची लिखती है कि केटी प्रेग्नेंट है। पिता कहते हैं कि वे लोग कपल्स की तरह महसूस करते हैं। क्या वह उस रात नशे में थे? मेरे पिता चुप हो जाते हैं। उसने और लिखा कि वह शैतान है, वह नरक में जाएंगे, लेकिन वह प्रताड़ित नहीं होंगे, बल्कि वह वहाँ लोगों को प्रताड़ित करेंगे। उस बच्ची ने उसमें अपने पिता और बड़ी बहन केटी का चित्र भी बनाया था, जो उन्हें राक्षसों के रूप में चित्रित कर रहा था, और डायरी की एंट्री को इस तरह समाप्त किया। 1 सेकंड के लिए रुको, अगर वह शैतान है और केटी एक इंसान, तो बच्चा आधा दानव होगा। एलिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह चीखने चिल्लाने लगी जब उसे अपने पूर्व पति और बेटी केटी के गैर संबंधों और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसे पता चला। उसने तुरंत अपने पूर्व पति को कॉल किया और इस बात के लिए स्टीवन से झगड़ने लगी, और वह बोला, मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। एलिसा बोलती है, तुम यह कैसे कर सकते हो? क्या तुम मानसिक रूप से बीमार हो? वह महज अभी एक बच्ची है। एलिसा ने एक बार फिर से अपनी बेटी केटी को उससे बचाने के लिए पुलिस को फ़ोन करके उनके गैर कानूनी संबंधों के बारे में बताया। हालांकि पुलिस उनके 2 छोटी बच्चियों से थोड़ा पूछताछ किया। स्टीवन और केटी दोनों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया और वे दोनों एक छत के नीचे ही रहने लगे। 20 जुलाई को गर्मियों के दिन में स्टीवन और केटी ने अपने इस रिश्ते को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने शादी करने का फैसला किया और इसके लिए मैरीलैंड की यात्रा की। मैरीलैंड राज्य में पिता और पुत्री का विवाह लीगल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने विवाह के आवेदन पर गलत जानकारी दी और इस तरह दोनों कानूनी रूप से शादी कर लिए। उनकी शादी में स्टीवन की मां ग्रेस और केटी के एडॉप्टिव माता पिता एंथोनी और कैली फुस्को शामिल हुए थे। उन्हें इस फोटो में देखा जा सकता है जिसमें स्टीवन और उसकी नई पत्नी केटी मुस्कुरा रही थी जो प्रेग्नेंट थी। जाहिर तौर पर उनके एडॉप्टिव माता पिता एंथनी और कैली फुस्को केटी के शादी केवल इसलिए भाग लिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि उस समय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए और एक बार फिर से केटी को फैसले का साथ देना चाहिए। कुछ महीने बाद 1 सितंबर 2017 को केटी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने बेनेट रखा। हालांकि उनकी नई शादी और छोटी बच्चों की खुशियां ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। स्टीवन और केटी को 4 महीने बाद जनवरी में गिरफ्तार किया गया और वापस वर्जीनिया में लाया गया। पुलिस स्टीवन और केटी का डीएनए टेस्ट कराती है और उन्हें पता चलता है कि बेनेट पारिवारिक खून का ही है जो एक संगीन अपराध था। दोनों पर आधिकारिक तौर पर अनाचार, गैर संबंध और अपराध में योगदान करने का आरोप लगाया गया था। अदालत में स्टीवन प्लाडन के वकील ने इस अवैध विवाह को यह समझाते हुए इसे सही ठहराने की कोशिश की कि यह मामला एक 18 वर्षीय लड़की की है जो 40 वर्षीय स्टीवन के जीवन में जब दस्तक देती है तब वह अपनी पत्नी के साथ मुश्किल समय से गुजर रहा था। यौन संबंध बनाने के पहले उन्हें नहीं पता था कि वे उनका ही जेनेटिक रिश्ता है और जब उन्हें ये बात पता चला जब तक दोनों अपने प्यार के
ऊंचाइयों में जा चुके थे और उन्हें एक दूसरे से काफी प्यार हो गया था, जो अब उनके लिए जेनेटिक रूप से संबंधित होने के मुद्दे से अधिक हो गया था। स्टीवन वकील के दलीलों से जमानत पाने में सफल रहा और उसे रिहा कर दिया गया। न्यायाधीश ने उसे वर्जीनिया राज्य से बाहर न जाने और भविष्य में केटी के साथ कोई संपर्क न रखने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने स्टीवन पर अपने बेटे बेनेट के मिलने पर कोई रोक नहीं लगाया, जिसे स्टीवन की मां ग्रेस की देखभाल में रखा गया था। उस बच्चे को उसकी 72 साल की बूढ़ी मां के साथ रखने का फैसला एलिसा के लिए चौंका देने वाली विफलता के रूप में वर्णित किया गया था। उसने कहा, स्टीवन को कभी भी उत्तरी कैरोलिना में वापस जाने की अनुमति नहीं देना चाहिए, जहां वह अपने घर जा सकता हो और जो को हथियार बना सके। मैं समझ सकती हूँ कि वे बच्चे को रिश्तेदारों के हाथों में सौंपना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रेस वह उसे देखने से रोक नहीं सकती। अगर वह चाहे भी तो केटी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसे स्टीवन के साथ कोई संपर्क न करने का आदेश दिया गया। केटी ने न्यूयॉर्क में अपने एडॉप्टिव माता पिता के साथ वापस जाने का फैसला किया। हालांकि केटी नो कॉन्टेक्ट ऑर्डर तोड़ दिया और स्टीवन को फोन किया और उससे बोली कि मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। इस खबर को सुनकर स्टीवन का दिल टूट गया और वह बिल्कुल हिल गया था। उसके पास जो बचा था वह केटी और बच्चा ही था। इसके बाद हालात ने एक विनाशकारी मोड़ ले लिया। 11 अप्रैल 2018 स्टीवन अपनी नवजात बेटी बेनेट को लेने के लिए अपनी मां ग्रेस के घर गया और अपनी मां से बोला कि वह इस बच्चे को केटी से मिलाने के लिए न्यूयॉर्क ले जा रहा है। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और उसे ले जाने दिया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उस छोटे बच्चे को सौंपना उस असहाय बच्चे के लिए मौत की सजा होगी। स्टीवन अपनी बेटी बेनेट को उत्तरी कैरोलिना की नाइटेडल के अपने घर में ले गया, जहां उसने उस नवजात बच्चे के साथ बहुत बेरहमी से उसका गला घोंट दिया और उसे वहीं रूम में बंद कर छोड़ दिया। पर यह तो स्टीवन की इस भयानक हत्या की शुरुआत थी। वह घर से निकला और रात में 600 किलोमीटर की लंबी न्यूयॉर्क की यात्रा पर चल पड़ा, जहां अब उसका अगला शिकार केटी थी। अगली सुबह वह एंथनी और केली फुस्को के घर तक पहुंचा। वह वहां अपनी मिनी वैन के अंदर बैठकर इंतजार किया और उनका पीछा करने का योजना बनाया। वह फुस्को के फैमिली का दिनचर्या को अच्छी तरह जानता था कि वे केटी के साथ दादी से मिलने के लिए जाएंगे। जैसा अपेक्षित था, केटी और एंथनी अपने घर से टोयोटा पिकअप ट्रक से निकल गए। स्टीवन मिनी वैन से उनका पीछा किया। स्टीवन अपने क्रोध को ज्यादा देर रोक नहीं सका और जब फुस्को का ट्रक रुका तो वह उन्हें बाहर निकाला और उन पर गोलियां चलाने लगा। हर फायर के साथ उसने केटी और एंथनी फुस्को पर अपना रोष उतार दिया और उन्हें मौत के घाट उतारा। एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था और उसने इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके इस दोहरे हत्याओं की रिपोर्ट की। उसने बताया कि रूट 7 और 55 को जोड़ने वाली सड़क पर एक व्यक्ति ने बीच से रोड पर ट्रक से निकालकर किसी की हत्या कर दी है। वह हत्यारा अपनी मिनी वैन से रूट 7 की तरफ अब बढ़ रहा था। इमरजेंसी नंबर पर एक और कॉल किया जाता है। इस बार स्टीवन की मां ग्रेस ने कॉल किया था। उस कॉल में ग्रेस बताती है कि स्टीवन मुझे फ़ोन कर
यह कबूल रहा था कि उसने अपने बच्चे बेनेट, केटी और उसके पिता एंथनी को मार डाला है। केटी और एंथनी फुस्को की हत्या की जगह से 5 मील दूरी पर पुलिस को स्टीवन का वाहन मिला, लेकिन स्टीवन गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं था। वह खुद को गोली मार लिया था और उसका गतिहीन शरीर चल रहे वाहन के ड्राइवर सीट पर झुका था। स्टीवन की पूर्व पत्नी एलिसा ने कहा कि यह भावनाओं का एक कठिन समय रहा है। मैं कैटी और उसके एडॉप्टिव पिता और बच्चे की मौत से बहुत दुखी हुई हूँ, लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अब मेरे कंधों के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है कि स्टीव है कि नहीं। स्टीवन ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर उसने अचानक इतना भयानक कदम क्यों उठाया। अपने जीवन के अंतिम घंटों में 3 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अनगिनत अन्य लोगों को इस भयानक घटना की लहर को महसूस किया, जो बहुत दुखद भी था। और इस तरह यह पहेली एक राज बनकर रह गई कि स्टीवन ने क्यों ऐसा किया होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है कि स्टीवन और केटी के संबंध जायज थे? क्या प्यार की कोई सीमा नहीं होती कि आप अपने मर्यादा को भूल जाएं? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जुड़े रहिए मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल पर। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।